युद्ध की धमकियां हो या ईरान का पलटवार, दुआ करो है दोस्तों कि जीत जाए इंसानियत इस बार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस चर्चा में। और हमारे साथ इस सफर के हम सफर हैं मनु शांति प्रिया जी। नमस्कार। मनु जी, आप कैसी हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और साथियों, आप लोग कैसे हैं? मेरी बहन अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज ऐसे ही कुछ समस्याओं, जटिलताओं और तनावों और उनके समाधानों पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप लोग दिन प्रतिदिन देश दुनिया की खबरों को देख रहे हैं, सूचनाओं को पढ़ रहे हैं, न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया, अखबारों की सुर्खियों से वाकिफ हैं, परंतु राहत कहीं दिख नहीं रही है। कैलेंडर में तो केवल तारीखें बदल रही हैं, पर दिन प्रतिदिन हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। स्थिति नाजुक और डरावनी होती जा रही है। वैश्विक राजनीति और भारतीय परिस्थिति, विशेष रूप से वर्तमान सरकार को लेकर के जो चारों तरफ खलबली मची हुई है और माहौल गर्म बने हुए हैं, जगह जगह खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं, मीम्स चलाए जा रहे हैं। समस्याएं और तनाव विभिन्न रूपों में चरम पर दिख रही हैं। दुनिया कोल्ड वार से निकलकर भौतिक और डिजिटल वारफेयर के ऐसे भंवर में फंस गई है, जहां देश विदेश सहित विभिन्न मंचों पर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। और आने वाला समय किस रूप में होगा, कौन कौन से गुल खिलाएगा, यह तो वक्त की नजाकत ही बताएगी। साथियों, स्थिति इतनी गंभीर है कि ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल विमान और MQ फर्स्ट ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हालांकि आप देख रहे होंगे कि अमेरिका ने भी अब सिविलियन ठिकानों, विशेष रूप से ईरान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल को डैमेज और ध्वस्त कर दिया है। और उसी के मद्देनजर ईरान ने दुनिया के विभिन्न देशों के अलग अलग पत्रकारों को बुला करके जायजा लेने और अपने वहाँ खबर फैलाने का भी प्रचार प्रसार कर रहा है। साथ ही ईरान ने तकनीकी कंपनियों को भी वैध मिलिट्री टारगेट के रूप में घोषित करते हुए हाइब्रिड वारफेयर का रूप दे दिया है। और ऐसी परिस्थिति में लाखों करोड़ों व्यक्ति, विशेष रूप से जो भारतीय पश्चिम एशिया में फंसे हुए हैं, उनका आजीविका, अस्तित्व और सम्मान सब दांव पर लगे हुए हैं, जिसके वजह से तनाव अवसाद के रूप में बदल गए हैं। मनु प्रिया जी, जब बाहर इतनी अस्थिर स्थिति बनी हुई है और मिसाइलों के शोर गूंज रहे हैं, तो इस स्थिति में भीतर की शांति बनाए रखना बेहद कठिन हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। समाज के विभिन्न वर्गों में जो विभिन्न समस्याएं हैं, तनाव है और अवसाद की स्थिति बन गई है, इनको दूर करने के लिए व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक स्तर के विभिन्न सिद्धांतों का जिक्र करते हुए और लोगों को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आप कौन कौन से सुझाव देना चाहेंगी? बहुत खूब अष्टभुजा जी, आपने समाज की मुख्य नब्ज को पकड़ के और उसको
टटोलने का प्रयास किया है, जो कि इस विपरीत परिस्थिति में वास्तविक रूप में लोग पैनिक तो हो ही रहे हैं। और महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी है। इस तनाव को समझने के लिए और इसके मैनेजमेंट के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं और कुछ नेचुरल या आयुर्वेदिक तरीके भी हैं, जिनसे हम विपरीत परिस्थितियों में इनसे निकल सकते हैं। इससे पहले कोरोना टाइम में भी ये सारे मैनेजमेंट्स लोगों ने किए ही हैं, और तो उन्हीं का हम अभी जिक्र करेंगे। तो अभी मैं समझती हूँ कि पॉइंट वाइज चीजों को समझ लेते हैं, और मुख्य रूप से जो देश में इस समय समस्या है उसमें लोग जो क्या कहना चाहिए, जमाखोरी को लेकर के या अनिश्चितता का जो समय आ गया है, चाहे विद्यार्थी हो, महिला हो और निजी व्यवसायी हो या फिर हमारे ठेले खोंचे वाले भाई लोग, इन सभी की समस्याओं को हम कुछ व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से समझेंगे और प्रयास करेंगे कि आप उनको मैं आपको इस सहज भाव में बता सकूं कि आप उनको अपने जीवन में उतार सकें। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी शुभदा जी, जैसा कि हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं बीएड में, कि बीएड में तो खैर तमाम बहुत सारे विद्यार्थी जिन लोगों ने बीएड किया हुआ है वो उन्होंने पढ़ा ही होगा, या मनोविज्ञान से थोड़ा बहुत भी आप परिचित हैं। मनुप्रिया जी जी, तो मैं चाहता हूं कि आप जो बीएड के विद्यार्थी हैं उनके हिस्से की जो समस्याएं हैं वो तो समाधान के रूप में शामिल हो ही, साथ ही समाज के जो भी अन्य वर्ग हों, या बुजुर्ग हो, महिला हो, गांव के हो या गरीब हो, शहर के हो या समझदार हो या बेरोजगार हो, सबकी समस्याएं उलझने सुलझ जाए और हर व्यक्ति आपके जवाब में अपने समस्या का समाधान ढूंढ ले। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि जो मनोविज्ञान के सिद्धांत होते हैं वो आपको विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे अपने आप को स्थिर रखते हैं और शांतचित्त रखते हुए कैसे जीवन, एक बेहतर जीवन यापन आप कर सकते हैं, तो उनको अभी हम बहुत व्यवहारिक उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बताना चाहूंगी इनसाइट लर्निंग थ्योरी, इसको कोहलर का सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं, कुछ लोग इससे परिचित भी होंगे। तो क्या है ये सिद्धांत? ये सिद्धांत आपको कहता है कि आप अपने अंदर की इंसाइट को, अपनी सूझबूझ को जगाएं, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप गृहिणी हैं, आप छात्र हैं, आप व्यवसायी हैं, आप निजी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन समस्याएं तो हर व्यक्ति की, हर वर्ग के स्तर पे हैं ही। तो जब भी आप किसी समस्या में हैं, किसी विपरीत परिस्थिति में हैं, किसी आपदा में हैं, तो घबराहट में कोई एक्शन लेने के बजाय सूझबूझ के साथ अपने अंतर्दृष्टि का विकास करते हुए निर्णयों को आगे लेना चाहिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल को मैं एक बेहद क्या कहना चाहिए, व्यवहारिक स्तर पर इस एग्जाम्पल को मैं कहना चाहूंगी। मान लीजिए कोई गृहिणी है, उन्होंने सुबह उठ करके न्यूज देख लिया कि गैस खत्म हो रही है और वो मान लीजिए बंद हो रहा है, तो गैस की किल्लत होगी और पेट्रोल की, डीजल की, इनकी किल्लत होगी। तो अभी कोई गृहिणी की ही बात नहीं है, कोई स्टूडेंट हैं, निजी व्यवसायी हैं, छोटे कारोबारी हैं, मजदूर हैं। तो अब आप उसमें पैनिक की स्थिति में क्या हुआ कि आप सिलेंडर इकट्ठे करने लगे, या आप जो है लंबी लंबी लाइनों में लग करके पेट्रोल डीजल इकट्ठा कर रहे हैं। तो आप एकदम से इस अफरा तफरी में ये भूल ही गए हैं कि क्या जो ये कर रहे हैं ये सही भी है, क्योंकि इस तरह से आप जमाखोरी को बढ़ावा देंगे, महंगाई को बढ़ावा देंगे और साथ साथ में बेरोजगारी को भी बढ़ावा देंगे। क्यों, कैसे? वो ऐसे कि आप मान लीजिए आप किन की चीजों को स्टोर कर पाएंगे। मान लीजिए आपदा आती भी है, आपने गैस इकट्ठा कर लिया, डीजल इकट्ठा कर लिया, पेट्रोल इकट्ठा कर लिया, आप खाद्य, रसद, मेडिसिन क्या क्या इकट्ठा करेंगे, और इन सब की अफरा तफरी में जो आपके बजट की स्थिति बिगड़ जाएगी, तो उससे आपका पूरा मासिक बजट बिगड़ जाएगा। उस मासिक बजट के बिगड़ने को विशेष ध्यान देना होगा। और इस परिस्थिति में आपको जो आपके अंदर एक इंसाइट है, जो वो इंसाइट जब विकसित होगी कि आप कर क्या रहे हैं, जब इस तरह की पैनिक स्थिति को एक बार को सोचिए, उसी को कहते हैं सूझबूझ का सिद्धांत। एक बार सोचिए
बैठ करके आराम से धैर्य से कि जो भी आपके पास रिसोर्स है उनका ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो भी आपके पास उपलब्ध रिसोर्स है उनका हम अधिक से अधिक प्रयोग कर सके। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जो पैसा रसोई गैस को या फिर पेट्रोल डीजल को इकट्ठा करने में लगा रहे हैं, उसको आप इंडक्शन ले सकते हैं। सोलर पैनल के लिए आप उस पे कोशिश कर सकते हैं, या कुछ अन्य प्राकृतिक तरीके हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी पैनिक स्थिति है तो उसमें आप भी भीड़ में चल करके अगर आप एकदम से चलेंगे तो उसमें स्थिति क्या होगी कि आप उन चीजों को स्टोर तो शायद ना कर पाए, लेकिन उसमें आप क्या होगा कि आपका एक तो मानसिक बजट बिगड़ जाएगा, और दूसरी चीज आप उस प्रक्रिया में जो आपको मानसिक तनाव होगा वो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में अवसाद की ओर ले जाएगा। तो इस तरह का जो ये मनोविज्ञान में बताया जाता है कि आप अपने अंदर इनसाइट लर्निंग का विकास करें कि कोई भी स्थिति है, कोई भी परिस्थिति है, 2 मिनट धैर्य से रुके और सोचें कि किस तरह से इसका प्रयोग करना है, और जो भी स्थिति आएगी वो उसको हम उस समय जो हमारे उपलब्ध संसाधन होंगे उसके अनुसार उसको हम जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक तो ये बात हो गई अष्टभुजा जी। इसके साथ ही एक और मनोविज्ञान में एक और सिद्धांत है जिसके द्वारा हम बच्चों को बेहतर टेक्निक जो मुझे याद आ रहा है कि एक काफी अच्छा है, नसीम तालेब जी का एंटी फ्रेजाइल सिद्धांत। वो सिद्धांत भी बड़ा कारगर होता है अगर आप उसको वैचारिक स्तर पर ला करके अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ही कारगर सिद्धांत है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं या सरकारी क्षेत्र के आप बेरोजगार युवा हैं, आप मजदूर हैं, तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है उस सिद्धांत पे हम बच्चों को समझाते हैं कि आप विपरीत परिस्थिति में क्या होता है, व्यक्ति एंजाइटी का शिकार हो जाता है और उसे लगता है कि जब सारी चीजें खत्म हो रही हैं तो हम चीजों को कैसे कर पाएंगे या हमारे लिए करना उचित भी रहेगा। क्योंकि जिस तरह से न्यूज चैनल की बम्बार्डिंग होती है और जिस तरह से दिमाग जो होता है आपका, देखिए ज्यादा चीजें क्या होती है आपके कॉन्शियस लेवल पर आप उसको बहुत तेज गति से जो है चैनलाइज करते हैं और अंतर्मन की आवाज इसमें कई बार दब जाती है। तो इसी फ्रेजाइल सिद्धांत पे हम क्या बच्चों को बताते हैं, और मुझे लगता है कि आपको और वर्तमान स्थिति में तमाम लोगों को ये सिद्धांत काफी कारगर होगा। उसके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप निजी क्षेत्र की नौकरी की ये बात नहीं है, आप सरकारी नौकरी में भी हैं, तो सरकार का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा तो जो लोग ऑलरेडी से जॉब में हैं उनकी सैलरी की दिक्कत भी आएगी, और सॉफ्टवेयर कंपनी अगर डिस्ट्रॉय होती है, जिस तरह से डिजिटल वॉर की बात हो रही है, तो उसमें जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके लिए काफी खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि नौकरियां सीधे से जाएंगी। जब किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत ही अब स्केलिंग लोग जो हैं वही रह जाएंगे और बाकी लोग बाहर जाएंगे। तो इस तरह की परिस्थिति में पैनिक होने की बजाय, सोचने की बजाय, इस पे जो है हमें अपनी अप स्केलिंग के और ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए अगर हमारी जॉब चली भी जाती है या कोई विद्यार्थी है जैसे उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अब कौन सा ऐसा स्किल है हमारे अंदर जिसको हम डेवलप करें, या कौन सा ऐसा स्किल है जो आने वाले समय की डिमांड हो सकती है जिसको हमें ज्यादा अपग्रेड करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ही बात करें तो चूंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा तो उसको फिर आगे उसको फिर से खड़ा करने के लिए और साइबर सुरक्षा के लिए फिर से हमें उन्हीं इंजीनियर्स की, उन्हीं पेशेवरों की आवश्यकता होगी। तो आप अपने आप को इतना अपग्रेड करिए इस समय में, अपनी एनर्जी का 100% आपको जो भी आता है, जो भी आपने सीखा है अभी तक, उसका 100% उसमें दीजिए। कि कुछ नई टेक्निक्स हैं जो आपको नहीं आती हैं, मान लीजिए आप कुछ और काम कर रहे हैं, आपको कंपनी ने कुछ और दिया है, तो आप कुछ नई स्किल्स को सीखिए।
नई चीजों को शुरू कीजिए। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती तो आप उसको एक कम्युनिटी के माध्यम से और एक बहुत छोटे लेवल पर कैसे स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे, तो इन सब की भी जरूरत है। तो इन सारी जो कहना चाहिए इसको एक हम अष्टभुजाजी इसको एक हम कंबाइंड रूप में कहें तो इस आपदा की स्थिति में ये जो फ्रेजाइल टेक्निक जो उन्होंने तालिब जी ने बताई थी, वो उन्होंने ये बताया था कि बच्चों को हर परिस्थिति के लिए, इवन बच्चे ही नहीं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का समय चल रहा है, जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि खतरे में केवल कोई एक व्यक्ति ही है, खतरे में सभी की नौकरियां हैं, सभी का जीवन है और सभी की व्यवस्थाएं हैं। तो अपने आप को कैसे आप बेहतर कर पाते हैं, प्रतिदिन अपने आप को बेहतर करने की ओर, अपनी स्केलिंग की ओर ध्यान देना है, अपनी इनसाइट पे ध्यान देना है। तो ये तो दो चीजें, दो मनोवैज्ञानिक तरीके ये हो गए। बहुत खूब मनुप्रिया जी, आपने छोटे छोटे मुद्दों से जोड़ते हुए और अधिकांश अनसुलझे रास्तों को खोलने का प्रयास किया। अच्छा मनु जी, जी सर, ऐसे ही विभिन्न सिद्धांतों में मैं एक नाम सुना था, उसको 5 4 3 2 1 टेक्निक बोलते हैं। जी जी, जरा मैं चाहता हूँ कि आप उसको विभिन्न वर्गों से जोड़ते हुए स्पष्ट कर दीजिए। जी बिल्कुल। ये 5 4 3 2 1 ये इसको ग्राउंडिंग तकनीक कहते हैं बेसिकली, और एक मेडिटेशन तकनीक है, इसको वर्तमान में वापसी की तकनीक बोलते हैं सर। तो कहीं आप मनु जी आप उन चीजों को तो नहीं कहना चाह रहे कि जिसमें 5 स्थिर और अस्थायी चीजों को देखने का प्रयास किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो जरा आप उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। जी, जैसे उसका क्या होता है कि जैसे 5 4 3 2 1 टेक्निक में आप क्या करते हैं कि 5 स्थिर कोई भी चीजें, जैसे आपके आस पड़ोस कोई पंखा है, दीवार है, या कोई मेज है, आपका फ्रिज हो सकता है, आपका गैस चूल्हा है, आप बेड पे आप कमरे में है तो बेड है, आपका अलमीरा है, या कोई भी 5 चीजें जो फिक्स हैं एक जगह पे, जो स्थिर है, तो उन फर्श का टाइल है, या बिल्कुल ये फर्श का टाइल भी हो सकता है। अच्छा मनु जी, तो इसमें दरवाजे पर टंगा हुआ पर्दा भी हो सकता है? बिल्कुल, अगर हिल नहीं रहा है तो, अच्छा, अगर पर्दा हिल नहीं रहा है तो पर्दा हो सकता है। मतलब वो चीजें जो बिल्कुल स्टैटिक हैं, जो हिल नहीं रही हैं, उन चीजों को इसमें हम लेते हैं। तो कोई भी 5 चीजें जहाँ पे भी हैं आप, उसमें उस कमरे की, उस जगह की, उस सर्कमफेरेंस की कोई भी 5 चीजों पे आप अपना ध्यान इस तरह से लगाइए कि आप इनको जीवन में पहली बार देख पाए। ये बड़ा कठिन काम है मनु जी। नहीं, काम तो बहुत कठिन होता है। जिस आदमी को व्यक्ति डेली देख रहा हो और उसको ऐसे फील करना कि हम पहली बार देख रहे हो, तो नहीं बिल्कुल, ये थोड़ा सा आँख तो बंद करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ, नहीं, जैसे कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने टेबल को देखा, ठीक, तो आप ध्यान लगाइए कि आपने टेबल को देखा, ये स्थिर है। इससे क्या होता है कि इस टेक्निक के माध्यम से पहली चीज आप ये महसूस करते हैं, आप अपने मन को ये बताते हैं कि आप स्थिर हैं, आपके अंदर स्थायित्व की भावना का विकास होता है, मैसेज जाता है मस्तिष्क में कि आप स्थिर हैं, स्थायित्व की भावना का विकास होता है इसमें। और दूसरा इसका आयाम है कि 4 क्या है कि कोई ऐसी 4 चीजों को छू के देखिए जो स्थिर है। जैसे अभी आपके जो जिन स्थिर चीजों की हम बात कर रहे थे, उन्हीं में से किसी 4 चीजों को, कोई टेबल है, और या आपकी शर्ट हो सकती है, या आपके हाथ की लकीरें भी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आप अपने हाथों को देखते हैं, तो उसको आप स्थिर है, उसको आप देखिए ध्यान से। तो उन कोई भी 4 चीजों को आप, जैसे आपकी कमीज हो गई, आपकी किताब हो गई, या आपका बैग हो गया, या आपकी टेबल हो गई, तो उसको आप स्पर्श कीजिए, और वो स्पर्श इतना अच्छे से कीजिए, उसको महसूस कीजिए, तो आपको अंदर से मैसेज आएगा कि आप स्थायी हैं, आपका अस्तित्व है। और इसका तीसरा स्टेप होता है साथियों कि 3 कोई ऐसी चीजें सुनिए जो इंस्टेंट आपको लगातार सुनाई देती हैं। जैसे मान लीजिए आप कमरे में है और आपके पास दूर से किसी गाड़ी की आवाज आ रही है, तो उसको ध्यान से सुनिए कि गाड़ियों की आवाज आ रही है, या आप लेटे हैं कमरे में, पंखा चल रहा है निरंतर, तो पंखे की जो आवाज गूंज रही है
उसको आंखें बंद करके बहुत अच्छे से महसूस करिए, सुनिए, या आपकी धड़कन, आपकी जो सांसें हैं, वो सबसे अच्छा क्या कहना चाहिए, मेडिटेशन तो आपकी सांसों का होता है। अपनी सांसों को बहुत अच्छे से सुनिए, महसूस कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको यह महसूस होगा कि जीवन निरंतर चल रहा है, जीवन में निरंतरता है। मतलब कि कुछ भी हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, जो चीजें निरंतर चल रही हैं वो चल रही हैं। आप कोई भी न्यूज सुनकर आए हो, आपकी सांसें चल रही हैं तो चल रही हैं। तो इस तरह की जो निरंतरता आपको महसूस होती है वो इस मेडिटेशन टेक्निक से महसूस होती है। और इसका अगला आयाम है गंध, यानी कोई दो चीजों की गंध लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप कमरे में हैं, कहीं है, आपके पास परफ्यूम है, या कहीं आपने बालकनी में कहीं भी फ्लावर्स लगा रखे हैं तो उनकी गंध है, या आप बाहर निकल जाइए और हवा की जो ताजगी है, जो उस ताजगी में जो आपको गंध महसूस हो रही है, उसको गंध को लीजिए। और लास्ट होती है वन, यानी कि स्वाद। कोई ऐसी चीज खाइए और उसको अंदर से महसूस कीजिए कि आपने जीवन में इसको पहली बार खाया, ऐसा महसूस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने चाय पी है तो उस चाय के स्वाद को अंदर तक महसूस करना। तब तो मनोज जी खाने वाले या स्वाद वाले में तो जो नॉन वेजिटेरियन है या जो दारू बिस्की बियर का स्वाद लेते हैं तो क्या वो उसका भी ले सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर कंट्रोल में है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली मेडिटेशन में आपको ऐसी जो प्राकृतिक चीजें हैं उनसे आपको अटैच होने के लिए कहा जाता है। इससे आपके अंदर स्थिर चेतना का विकास होता है। आपको ऐसा लगता है आपका स्थायित्व तो इस पृथ्वी पर स्थिर है, और आपके अंदर जो चेतना का जो विकास होता है वो एक स्वचेतना, एक जिसको बोलना चाहिए आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है वो एक्टिव वहां से होता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों की बात होती है कि 5 चीजों को आप स्पर्श करें, महसूस करें, छुएं, उनको फील करें, उसको स्वाद के रूप में ले। तो ये टेक्निक बहुत ही कॉमन टेक्निक है और मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक जीवन में बहुत आसान भी है। कोई भी व्यक्ति जो भी एंजाइटी का शिकार है, जो भी तनाव में है, या जो पैनिक बाइंग में है इस समय कि स्थितियां ठीक नहीं है तो ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो उन सारी चीजों में ये चीजें काम आती हैं सर। बहुत खूब मनोप्रिया जी, और मुझे लगता है कि अब हम लोगों का चर्चा लंबा हो जाएगा। सेशन तो लंबा हो ही जाएगा, लेकिन चलते चलते 2-3 चीजों को और मैं अपने साथियों को बताना चाहूंगी कि जैसे आपने गीता में आपका निष्काम कर्म है, स्थित प्रज्ञ है, तो अगर आप उन चीजों को भी करते हैं, आप गीता के भी सार को समझ पाते हैं, तो इन परिस्थितियों में ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। इसके साथ ही साथियों आयुर्वेद में कुछ चीजें हैं सर, जैसे भ्रामरी है, प्राणायाम। इस टाइम पे कोई भी पैनिक स्थिति हुई, वैसे तो आपको अपने रेगुलर जीवन में करना चाहिए प्राणायाम, लेकिन पैनिक स्थिति में खासतौर से करना चाहिए। आपका भ्रामरी हो गया, लोम विलोम हो गया, और उज्जाई है, ओम का जो उच्चारण आप करते हैं उज्जाई में। और इसके साथ ही आप अश्वगंधा और ब्राह्मी और इन चीजों का भी आप सेवन कर सकते हैं। ये भी सारी चीजें भी आपके कोर्टिसोल यानी आपके तनाव हार्मोन को नियंत्रित करती हैं और आपको एक नई ऊर्जा से भर देती हैं। और मॉर्निंग वॉक हुई, और इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं जिनको मॉर्निंग में समय नहीं मिलता है। इवनिंग वॉक है, रनिंग है, और साथ ही में आप अगर कुछ अच्छा आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी है, आप कुछ अच्छा गा सकते हैं तो गाइए, कुछ अच्छा नाच सकते हैं, डांसिंग टेक्निक है, ड्राइंग है, ये सब चीजें हैं आपको तनाव से बाहर निकालती हैं अगर इन सारी टेक्निक्स का आप प्रयोग करते हैं तो। और इसके साथ ही आप योग्य निद्रा का प्रयास जरूर करें, जो अभी मैंने आपको बताई टेक्निक। और सात्विक भोजन में इस टाइम पे कम, जैसे जब भी आप, इस टाइम की बात नहीं है, जब भी आप कभी भी जीवन में तनाव में हैं तो आप सात्विक भोजन पे चले जाइए कुछ समय के लिए, 10-15 दिन के लिए, फिर आप देखिए उस समय आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। सात्विक भोजन क्या होता है, कम मसाला बिल्कुल भी, जैसे कुछ बॉइल्ड भोजन हो गया, या आप फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं, पानी ज्यादा पी रहे हैं, लिक्विड चीजों को ले रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक तनाव से जो है बाहर आ जाते हैं और आप काफी रिलैक्स फील करते हैं। तो ये कुछ मेरी तरफ से सर सलाह थी। बाकी मुझे लगता है कि हाँ सच में सेशन लंबा हो रहा है, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो साथियों
इस धरती पर ऐसी कोई समस्या है नहीं जिसके समाधान न हो। और मैं आपको बता दूं, सफलता और जीत हमेशा उन्हीं की होती है जिनके पास नीति और धैर्य होती है, धैर्य होता है। क्या बात है। और साहस होता है, साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि सर मुझे जो लगता है कि वर्तमान समय में आयुर्वेद का संतुलन और मनोविज्ञान का संज्ञान ये वर्तमान समय के सबसे बड़े आपके अस्त्र हैं, और व्यक्ति को आगे बढ़ने में यही आपको प्रयोग करना चाहिए। साथियों, मेरी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी चर्चा थोड़ी बहुत बेहद सुखद लग रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आपके जो जानने वाले हैं उनको आप एक दो लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। और अगर कोई सुझाव हो या आप लोगों के कोई विषय हो या कोई टॉपिक हो या कोई समस्या हो तो आप उनको कमेंट आदि के माध्यम से भेज सकते हैं, और हम उनको अगले कड़ियों में जरूर विस्तृत रूप में और विभिन्न उदाहरणों के साथ शामिल करेंगे। बिल्कुल सर, मैं भी आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर आपका कोई भी परिचित, आपका दोस्त मित्र या आपका कोई भी पड़ोसी जो तनाव से या अवसाद से इस समय दो चार हो रहा हो तो उसको इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी तकलीफ है तो आप कमेंट में लिखिए और मेरे द्वारा उसका हर संभव समाधान अवश्य किया जाएगा, और हम अपने आने वाले एपिसोड्स में उसको शामिल भी करेंगे। तो साथियों, तब तक के लिए लेते हैं विदा और जुड़े रहिए अंतर्दृष्टि विचारों के संगम के साथ। नमस्कार।